दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से इस चुनाव में हारी है और न केवल आम आदमी पार्टी हारी है बल्कि इसके बहुत सारे शीर्ष नेता जो कि समझ लीजिए कि पार्टी को चलाने वाले मुख्य लोग वो सब हार गए। अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए। एक आतिशी को छोड़ दिया जाए तो ऐसे बहुत सारे पिलर्स जिनके ऊपर पार्टी खड़ी थी वो सारे पिलर्स आज गिर चुके हैं। सत्येंद्र जैन हार गए, दुर्गेश पाठक हार गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नामचीन चेहरे जो कि पार्टी को चलाते रहे हैं। गोपाल राय को छोड़ दिया जाए, आतिशी को छोड़ दिया जाए तो ऐसे दो चार नामों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत सारे पिलर्स गिर गए। मैं आज बात करना चाह रहा हूं कुछ पीछे जाकर। आज 2025 है। मैं बात करना चाहूँगा 2011 की, आज से 14 साल पहले। 14 साल पहले एक आंदोलन पूरे देश में खड़ा होता है। मैं अपने भी जीवन के बहुमूल्य समय में से मैंने भी अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस आंदोलन को और इस पार्टी को खड़ा करने में अपने जीवन का भी बहुत अमूल्य हिस्सा लगाया था। हम लोग अपनी उस समय कानपुर में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाया करते थे। बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चों की बनाई हुई पार्टी थी, कुछ IITians, कुछ डॉक्टर्स। हम लोगों ने मिलकर अपनी एक पार्टी बनाई थी और हम लोग कानपुर में अपना एक आंदोलन लेके खड़े हुए थे सन 2006 में, भारत पुनर्निर्माण दल नाम से। खैर जो भी है, 2011 में अन्ना आंदोलन आता है और अन्ना आंदोलन के समय हम लोग को लगा कि देश में एक वैकल्पिक देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई आवाज़ खड़ी हो रही है, जो कि हम लोग 6 साल से लगभग हम लोग खुद उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक उम्मीद जगी कि शायद देश में कुछ नया अच्छा काम हो सकता है और मेरे जैसे बहुत सारे युवाओं को ऐसा लगा कि बहुत कुछ हो सकता है और हम लोग बड़ी उम्मीदों के साथ अन्ना आंदोलन में जुड़ गए। और अन्ना आंदोलन बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है और उसके बाद उस आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी निकलती है। हम लोग पहले से ही राजनीतिक कार्य कर रहे थे तो ऐसा लगा कि ये जो पार्टी खड़ी हो रही है शायद ये कुछ और बेहतर काम कर पाएगी और हम लोगों ने अपनी पार्टी भी इसमें मर्ज कर दी। और मैं आज ईमानदारी से पिछले 14 साल को एनालाइज करने के लिए आपके समक्ष बैठा हूं और कैसे ये आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद कितनी जल्दी ये फॉल कर गया। 14 साल के अंदर ही ये आंदोलन खड़ा हुआ, पार्टी बनी और आज एकदम पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये गिर चुका है। उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। क्या होता है कि 2011 में आंदोलन खड़ा हुआ, 2012 में आम आदमी पार्टी बनती है। हमारे जैसे बहुत सारे युवा इसमें जुड़ जाते हैं। हम लोग एक उम्मीद के साथ जुड़े थे कि शायद देश में वैकल्पिक राजनीति की एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा हो सकता है और अपना पूरा तन मन धन लगा देने के लिए तैयार खड़े थे। आप ये समझिए कि मैं कानपुर में अपना एक छोटा सा संस्थान चलाता था, कोचिंग संस्थान। वो भी मैंने 2013 के चुनाव जब आया तो मैंने कोचिंग संस्थान बंद कर दिया और बंद करके मतलब मेरे पास पहले संजय सिंह का फ़ोन आता है। संजय सिंह मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ही योग्य व्यक्ति हो, तुम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम्हें पूरी तरीके से फुल टाइम पॉलिटिक्स पे आना चाहिए और तुम ये सब छोड़ के सीधे दिल्ली आ जाओ, दिल्ली के चुनाव की तैयारी करेंगे। सोचिए, फिर इसके बाद मैंने अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फुल टाइम देश की सेवा ही करना चाहते हो तो कोचिंग बंद करो और तुम जाओ। अब सोचिए, मेरी उस समय केवल मेरी बिटिया, एक ही बिटिया थी, 2 साल के आस पास उसकी उम्र थी और मैंने मतलब 1.5-2 साल की थी वो। मैंने कोचिंग बंद की, कमाई का कोई साधन नहीं रह गया। अरविंद केजरीवाल से मुझे संजय सिंह ने ले जाके मिलवाया कि अब ये देखिए उमेंद्र जी हैं और ये दिल्ली में काम करेंगे, फुल टाइम काम करने के लिए आ गए हैं। मैं फरवरी 2013 में दिल्ली पहुंच गया था। दिसंबर 2013 में चुनाव होना था और मुझे चांदनी चौक लोकसभा सीट दे दी गई। चांदनी चौक लोकसभा में 10 विधानसभाएं आती थी। तो पहले चांदनी चौक लोकसभा में आम आदमी पार्टी के मतलब चूंकि पुरानी दिल्ली का काफ़ी क्षेत्र उसमें आता था तो उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत कम हुआ करते थे और क्षेत्र भी इतना खतरनाक था। ज़्यादातर मुस्लिम क्षेत्र उसमें था, जिसमें ये बल्ली मारान, क्या कहते हैं, चांदनी चौक, मटिया महल, ये सब मेरे क्षेत्र में हुआ करता था। सदर बाजार, ये सब मेरे क्षेत्र में हुआ करता था। तो पैदल ही मैं यहाँ से वहाँ बस भागा करता था और पूरी 10 विधानसभाओं को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का मैंने काम किया। मेरे साथ और भी कानपुर के जो युवा आए वहाँ पे, मैंने उनको वहाँ पे जोड़ा और हम लोगों ने खूब मेहनत की। पार्टी को खड़ा करने के लिए अपना जी जान लगा दिया। मतलब फरवरी 2013 से लेके और दिसंबर 2013 तक पूरी जान झोंक के हम लोगों ने काम किया। उसके बाद क्या होता है कि 2013 में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिलती है। दिसंबर 2013 का परिणाम आया तो 28 सीटों के साथ सरकार तो बन नहीं सकती थी। हम लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा किया था
अब अरविंद केजरीवाल अंदर ही अंदर कहने लगे कि ऐसा है कि कांग्रेस हम लोग को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार खड़ी है, तो चलो हम लोग कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बना लेते हैं। भाई हम लोगों ने उसका विरोध किया कि अरे कांग्रेस का ही तो विरोध कर करके हम लोगों ने पार्टी खड़ी की थी, और आज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बाहर का समर्थन लेके हम सरकार बना लेंगे। ये तो एकदम स्वीकार्य नहीं है। अब मैं चूंकि दिल्ली में 7 लोकसभा होती थी, उनमें से 1 लोकसभा इंचार्ज मैं था, तो मैंने भी इसका खूब विरोध किया, मुझसे भी राय मांगी गई, मैंने एकदम इसका विरोध किया कि भाई ये ठीक नहीं है। तो केजरीवाल को लगा कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया है, ऐसा करते हैं, उन्होंने केजरीवाल नया सगुफा उन्होंने छोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जनता से हम लोग राय ले लेते हैं, जनता जो कहेगी फिर मान लेंगे। हमने कहा जनता से कैसे राय ली जाएगी? तो कहा कि अरे हम करते हैं, वो जनसभा छोटी छोटी करो, नुक्कड़ सभाएं करो और जनता से पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। अब जगह जगह छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती थी और जाके पूछा जाता था बस कि बताओ कि केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन लेके सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अब भीड़ में से 50 लोगों ने कह दिया हाँ, 50 लोगों ने कह दिया ना, कहने नहीं जनता का कहना है हाँ। अब इन्होंने हाँ मान लिया और फिर जो है कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली। खैर वहां पे हम लोगों के विरोध का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और इन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद 2014 आता है। 2014 में ये सरकार, चलती हुई सरकार को छोड़ के कि अब हम लोग लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, इसका भी हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन ये माने नहीं और लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग काशी चलेंगे और वहां पे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा भाई भ्रष्टाचार के नाम पे अगर हम लोग की पार्टी खड़ी हुई है भ्रष्टाचार के विरोध के रूप में, तो अगर आपको लड़ना है तो मोदी के ऊपर तो कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है कि हम मोदी से चुनाव लड़ने के लिए जाएं काशी। हमें तो रायबरेली चलना चाहिए, हमें सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। हम लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल एक बहुत ही, मैं जो आज बता सकता हूं आपको, मैंने कई बार वीडियोस में ये बात बताई है, खुल के ये बातें कही है कि केजरीवाल बहुत ही अहंकारी, स्वार्थी और एक तरीके से कह दीजिए कि बस अपनी बात मानना और किसी दूसरे की बात सुनना ही नहीं। तो केजरीवाल का नहीं नहीं वो सब जो है इससे कुछ नहीं होगा, अगला आने वाला जो देश का नेता होगा, बड़ा नेता, वो वही है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसने फिर क्या कहा, उसने ये कहा कि देखो दिल्ली में हम लोग शीला दीक्षित के खिलाफ सीधे जाके लड़े और शीला दीक्षित को मैंने हराया तो मैं दिल्ली का सीएम बन गया। अगर मैंने काशी में जाके नरेंद्र मोदी को हरा दिया तो मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ हमने कहा कि भाई हम तो चले थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, ये मोदी को हरा के प्रधानमंत्री बनना ये तो हमारा लक्ष्य नहीं था। तो आज आप ये इस लक्ष्य के साथ जा रहे थे, तो भाई मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन भाई पार्टी की जो है सारी कमान इसी के हाथ में थी, इसी को निर्णय लेने थे, निर्णय इसने लिया और गया चुनाव लड़ा, जो भी है। खैर 2014 का चुनाव ये वहां से हार जाते हैं। फिर 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी चालू होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई, खूब जो है पैसा पंप हुआ, न जाने भगवान जाने इसको कहां से पैसा मिला था, और बहुत सारा पैसा मिला था कि इसने पूरी दिल्ली के कोने कोने में 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल के पोस्टर लगवा दिए और 2015 का चुनाव ये जीत जाता है और भयंकर तरीके से जीत जाता है। 2015 के चुनाव में इसको 67 सीटें मिल जाती हैं। इसके बाद तो इसका दिमाग ही एकदम जैसे पलट गया। इसके बाद तो ये किसी की एकदम, जो थोड़ा बहुत पहले सुनता भी था, एकदम सुनना बंद कर दिया। हुआ क्या कि 2015 के चुनाव के समय भाई, चूंकि आम आदमी पार्टी के संविधान में यह बात लिखी गई थी कि जो भी देश का, जो भी पार्टी का राष्ट्रीय कन्वीनर होगा यानी राष्ट्रीय संयोजक होगा, वो केवल 3 साल के लिए रह सकता है। इसका मतलब 2012 में अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने संयोजक बनाया था तो 2015 तक ही रह सकता था। तो बातें ये होने लगी पार्टी के अंदर कि 2015 में अब कोई नया संयोजक बनाया जाना चाहिए और इस बात की चर्चा शुरू की योगेंद्र यादव जी ने। और चूंकि एकदम पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी थी और चूंकि संविधान में यह बात लिखी हुई थी, तो योगेंद्र यादव का इस बात को उठाना कतई गलत नहीं था। लेकिन इसने यह मान लिया कि योगेंद्र यादव खुद संयोजक बनना चाहते हैं। अब इसके बाद इसको यह डर समा गया है। तो ये बहुत ही बौना आदमी है, बहुत ही बौना आदमी है। इसकी सोच जो है बहुत ही छोटी है। इसको तुरंत डर लगने लग गया कि योगेंद्र यादव आने वाले समय में पार्टी के जो है शीर्ष नेतृत्व में ये आ जाएंगे, मतलब मैं पीछे रह जाऊंगा और योगेंद्र यादव मुझसे आगे निकल जाएंगे। अब इस बौने आदमी को डर लगने लगा। इसने तुरंत 2015 में जो है एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत योगेंद्र यादव, इसके अलावा प्रशांत भूषण और कुछ लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो प्रशांत भूषण, मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रशांत भूषण जिनके पिताजी शांति भूषण जी ने इस पार्टी को खड़ा करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए 2 बार उन्होंने चंदा दिया था, जब पार्टी के पास कुछ भी चंदा नहीं हुआ करता था। उन प्रशांत भूषण को इसने लात मार के बाहर निकाल दिया। तो ऐसा ये धूर्त व्यक्ति है कि इसने ये किसी का सगा नहीं हुआ। इसने अन्ना हजारे को किनारे कर दिया, इसने प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को किनारे कर दिया जिसने पार्टी को खड़ा करने के लिए फंड दिया था, इसने योगेंद्र यादव को भी किनारे कर दिया जिसने पार्टी को खड़ा करने के लिए सारी जो है प्लानिंग जो करता था, वो योगेंद्र यादव प्लानिंग किया करते थे, उनको भी किनारे कर दिया।
इसने बहुत सारे ऐसे लोगों को, अच्छा फिर एक बात सोचिए, 2017 में राज्यसभा की सीटों का बंटवा, मतलब राज्यसभा की सीटें देनी थी, दिल्ली के 3 विधानसभा राज्यसभा की सीटें दी जा सकती थी। अब उसमें चर्चा चालू हुई तो सबका एक स्वाभाविक सा कहना था कि कुमार विश्वास, संजय सिंह, ऐसे लोगों को जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में काम करते रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी का राज्यसभा का टिकट मिलना चाहिए। अब इसमें क्या गलत था? और कुमार विश्वास ने भी खुल के ये बात कह दी कि हाँ ठीक है, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं राज्यसभा जाना चाहूंगा, और अपनी आज तक की जो भी हम लोग बातें करते रहे हैं उसको हम राज्यसभा में भी जाके अच्छे से मुखरता के साथ रखें। इसमें क्या गलत था भाई? अगर संजय सिंह को आप भेज सकते थे तो आप कुमार विश्वास को क्यों नहीं भेज सकते थे? आपने कुमार विश्वास को भी इसीलिए किनारे कर दिया क्योंकि कुमार विश्वास ने खुल के कह दिया था कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। इन्होंने कुमार विश्वास को भी किनारे कर दिया, और न जाने कौन से 2 गुप्ता बंधुओं को पकड़ लाए जो कि भाई, जो समझ में आता है कि ब्रीफकेस पहुंचाया गया होगा और इसलिए उनको गुप्ता बंधुओं को, जिसको कि हम लोग जानते भी नहीं थे, उनको आपने राज्यसभा भेज दिया। साफ समझ में आता है कि यह आदमी एकदम बहुत ही बौने किस्म का इंसान था। यह केवल शरीर से बौना नहीं है, यह सोच से बहुत बौना है। और इसने क्या किया कि पार्टी का मटिया मेट कर दिया, संजय सिंह वगैरह के साथ मिलकर पार्टी का मटिया मेट कर दिया। और ये जो मनीष सिसोदिया है, ये तो महा अहंकारी, महा बदतमीज, मतलब कह दीजिए कि इसके पास तहजीब ही नहीं है कोई, ऐसा व्यक्ति है। क्योंकि मैं पार्टी के अंदर मैंने काम किया है, मैं जानता हूं कि कितना बदतमीज व्यक्ति है ये। किसी भी कार्यकर्ता का एकदम जो है इज्जत उतार देना, सबके सामने उसको बेइज्जत कर देना। 2017 की बात है, 2017 की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, चूंकि मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य भी था, मैं उस बैठक में था, मुझे बैठक में स्टेज से बोलने का मौका मिला। 2017 में पंजाब का विधानसभा चुनाव पार्टी बुरी तरीके से हारी थी। मेरा यह मानना था कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो उसमें इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि हम पंजाब का विधानसभा चुनाव जो कि पूरी तरीके से जीत सकते थे, हम बुरी तरीके से हारे, हम क्यों हारे, इसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसकी चर्चा पूरा दिन निकल गया था, पूरी चर्चा उसके ऊपर हुई नहीं। शाम तक मेरा भी एक मौका आया कि मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिला, तो मैंने स्टेज पे यह बात रखी कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, ऐसा लग रहा है सुबह से ऐसे कोई निबंध प्रतियोगिता चल रही हो, हमें अलग अलग विषय दे दिए कि इस विषय में बोलो, इस विषय में बोलो, लेकिन जो हम अपना विषय रखना चाहते हैं हमारे विषय पे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग इस विषय पे चर्चा करें कि आज पंजाब का चुनाव अगर 2017 में हम लोग हारे हैं तो क्यों हारे। लेकिन मनीष सिसोदिया उस समय पूरी मीटिंग को हेड वही कर रहे थे, बहुत ही बदतमीज आदमी। उसने कहा कि इनको जो है स्टेज से तुरंत नीचे उतारो। मतलब 4 जो है हट्टे कट्टे जो क्या कहते हैं बाउंसर्स, वो मेरे आसपास आ गए कि मुझे स्टेज से उतार के वो नीचे फेंक दे। मैं दुबला पतला आदमी, मैंने कहा भाई रुक जाओ, हैं जरा 1 मिनट रुक जाओ। तो पार्टी के, खैर मैं महासचिव उस समय पंकज गुप्ता जी हुआ करते थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, वो खुद उठ के आए। उन्होंने कहा नहीं उमेंद्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उमेंद्र को अपनी बात रखने दीजिए। तो मैं 2 मिनट और मैंने बात रखी, और जो मनीष सिसोदिया उल्टा सीधा मेरे लिए बोल रहे थे, मनीष सिसोदिया जो मुझे कह रहे थे, मनीष सिसोदिया ने उस दिन मुझसे कहा कि बहुत सारे लोग पार्टी के चले आते हैं, घुसाते हैं, वो दूसरी पार्टियों के एजेंट होते हैं। मैंने कहा कि भैया कौन सी पार्टी का एजेंट हो गया मैं, हैं? जिस समय मैं बल्ली मरान और मटिया महल और चांदनी चौक में, जो इतने खतरनाक इलाके हैं, वहां पे पार्टी की टोपी लगा के और पार्टी के लिए काम कर रहा था, तब आपको नहीं समझ में आया कि मैं किसी दूसरी पार्टी का एजेंट तो नहीं हूं? तब तो आपने मुझे भेज दिया फील्ड में कि मैं फील्ड में काम करूं। और आज जब मैं आप बात कर रहा हूं, और मैं एक जेन्युइन बात कर रहा हूं कि अगर हमने पंजाब का चुनाव हारा है तो उसकी यहां पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे बता रहे हैं कि मैं दूसरी पार्टी का एजेंट हूं। इतना बदतमीज और घमंडी इंसान है, आज ये हारा है। ऐसे बहुत सारे लोगों की इसको बद्दुआएं लगी हैं। और अभी मैं उसका वीडियो सुन रहा था, बड़े प्रेम से बता रहा है, मैं तो आया था देश की सेवा करने के लिए, मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि मुझे 12 साल आपने यहाँ पे शिक्षा के लिए काम करने को दिया। मैं कहता हूं तुम दिल्ली की सेवा कर रहे थे, हैं? एक दारू पे एक दारू फ्री दे रहे हो, तुम ये दिल्ली की सेवा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया झूठ बोलना बंद कर दो। अभी तुम लोग को आधा जवाब में दिया है दिल्ली की जनता ने, अभी तुम्हें केवल आधा जवाब मिला है कि तुम लोग आज ये चुनाव बुरी तरीके से हारे हो। केवल पार्टी नहीं हारी है, तुम्हारे जैसे लोगों को जूते मार के दिल्ली की जनता ने भगाया है। अब अभी आधा हिसाब बाकी है, और वो आधा हिसाब ये है कि अब तुम लोग को जेल जाना है। जो तुम लोगों ने कुकर्म किए हैं ना, इस कुकर्म का जवाब तुम्हें जेल जाके मिलेगा। तुम लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, मतलब आंदोलन से खड़े हुए इस भाव को, इस भावना को तुम लोगों ने अपने स्वार्थ में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। जो एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी हो सकती थी, उस वैकल्पिक राजनीति का मर्दन किया है तुम लोगों ने, बलात्कार किया है, और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आज आधा परिणाम तुम्हें मिला है, अभी आधा परिणाम बचा है, और वो आधा परिणाम तुम लोग जेल जाके दोगे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत गलत किया। तुम लोगों ने
ऐसे ऐसे मतलब एफिडेविट, भाई साहब एफिडेविट अखबार वो पर्चों में छाप के दिया जाता था, जिसमें कहते थे हम जो है घर नहीं बनाएंगे, हम घर नहीं लेंगे सरकारी, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, गाड़ी बंगला कुछ नहीं लेंगे। और आज क्या है, शीश महल में रह रहे थे आप लोग। तो कहने का मतलब यह है, आपने जो कहा एकदम उसके उलट किया और अहंकार के चरम पे पहुंच गए आप लोग। तो इसलिए आपका नाश तो होना ही था। जो अहंकार के चरम पे पहुंचा है, चाहे वो रावण हो चाहे दुर्योधन, उसका सभी का नाश हुआ है। और आज तुम्हारा भी पतन केवल इसी वजह से हुआ क्योंकि तुम लोग अहंकार के चरम पे पहुंच गए थे।